अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहाज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। आज ताख़ीर से व्लॉग हो रहा है और उसकी वजह यह है कि DGISPR की इंटरनेशनल मीडिया की एक बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। वो सारी ब्रीफिंग आपने देख ली होगी कि किस तरह से भारतीय मीडिया के झूठ का पोस्टमार्टम किया है उन्होंने, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश की है कि किस तरह से इंडियन 5 जहाज़ जो हैं बशमूल राफेल गिराए गए, और उसकी एक एक डिटेल्स और यहाँ तक कि पायलट्स की आपस में गुफ्तगू तक भी जो है वो पाकिस्तान ने बता दी है, और बता दिया है कि किस तरह से 77 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए हैं। इसके साथ ही एक बड़ी ख़बर ये आई कि पाकिस्तान को IMF ने जो है वो $1.3 बिलियन की जो मंजूरी थी वो भी दे दी है, और जो है वो बड़ी ख़बरें हैं। इसके साथ ही जो ये भी आप तक पहुंच चुकी हैं, तो जो कामयाबियों का सिलसिला है वो तो जारी है। अब गो के भारत ने बड़ी कोशिश की थी ख़त लिख के कि जनाब पाकिस्तान को कर्ज ना दे IMF, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो जो अदालती महाज से ख़बरें हैं वो दो बड़ी ख़बरें हैं। एक तो जस्टिस आयशा मलिक ने पहले मंजर पे आया कि एक ख़त लिखा है कि उन्होंने जो डाइसेंटिंग नोट दिया है मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में, उसको अपलोड नहीं किया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, शिकायत लगाई, और दूसरी फिर उनका जो जजमेंट है वो भी आना शुरू हो गया मुख्तलिफ हवाले से। दूसरा जो था वो इमरान खान ने के लिए अली मीन गंडापुर ने पेरोल की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है, और उस दरख्वास्त के अंदर कहा गया कि वो हर किस्म की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं, उनको पेरोल पर रहा कर दिया जाए। बड़ी मज़े की हैं, उसमें इंटरेस्टिंग है चीज़ें कि वो अडयाला में हैं, उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ बड़ा जो है वो महाज क्या मोदी को बहुत टफ़ टाइम दिया था। मोदी उनका दुश्मन है, और हो सकता है अडयाला पर इस जो कशीदगी है इसमें अडयाला को निशाना बनाया जाए। धूप में खड़े होते हैं। हाँ, तो उस वजह से भी उनकी जान को शायद ख़तरा है, वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की जो है वो उसके अंदर प्रेयर्स हैं, ग्राउंड्स हैं, और कहा गया कि बनी गला को शिफ्ट कर दिया जाए उनको। मतलब अगर इंडिया ने टारगेट ही करना है तो अडयाला में कर सकता है, बनी गला में नहीं कर सकता। अजीब कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो ये इन पे बात करते हैं। एक जस्टिस आयशा मलिक का नोट उनका, और जस्टिस अकील अब्बासी का वो क्या है, और फिर ये जो पेरोल पे गुफ्तो शुनीद हो रही है। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मैंने बताया ना कि आज ये क्या कैसे हुआ कि जस्टिस आयशा मलिक का जो ख़त आया चीफ जस्टिस के नाम पहले, तो वो सामने आया ना, उसमें क्या कहा गया था? वो मुख्तसर सा ही ख़त है, उसमें इन्होंने वो इस बात की शिकायत ताज़ा कर दी ना जी खतूत की। जी जी जी। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और उन्होंने अपना और जस्टिस अकील अब्बासी का जिक्र किया और कहा जी कि हमने एक नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट है, और वो रिज़र्व सीट्स केस जो रिव्यू केस जिसमें हमने ये कहा था कि हम डिटेल रीजनिंग जो है वो उसकी अपनी अलग वजूहत देंगे, हम डिसमिस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने PMLN और PPP की जी और इलेक्शन कमीशन के भी उन्होंने कहा था जी कि हमने ये नोट लिख लिया, और फिर नोट लिख के हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुतल्लिका IT का डिपार्टमेंट है जो जिसके ज़रिए से ये वेबसाइट के ऊपर नोट जो है वो अपलोड होते हैं वो नहीं हुए। तो फिर आज भी हमने यानी नेक्स्ट डे भी फिर हमने पूछा IT डिपार्टमेंट से कि भाई क्या हुआ, वो अपलोड क्यों नहीं हुआ, तो हमें कोई माकूल जवाब नहीं मिला। तो ये नाकाबिल कबूल है। तो इसलिए याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप जो हैं वो इस बात को देखें कि ये हमारा जो नोट है वो क्यों अपलोड नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ी ही देर बाद वो फिर कहीं से अपलोड ऑफिशियली तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर नहीं है, हाँ। लेकिन वो जो नोट है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मंजराम के ऊपर आ गया है। कहीं से कहाँ से बस वो आज जहाँ से हम आप बताइएगा ना कहाँ से है। वो तो खैर मेरे ख्याल में इसके पास कोई खबर है वो बता दें पहले, ये कर लें। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मतलब किसी को नेम नहीं करना। मैं नेम नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि जस्टिस आयशा मलिक हूँ या जस्टिस अकील अब्बासी हूँ, इन्होंने भी तो वही पॉपुलिस्ट अप्रोच या पॉपुलिस्ट बयानी को जो है वो तरजीह दी है आइन और कानून से मेरी नज़र में। और फिर इसी वजह से इन्होंने जो है वो जो इख्तलाफी नोट है
ये जिस तरीके से आया वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आज सुबह जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें से किसी एक ने सुबह ये एक चीज़ दाग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। मैं भी हक्का बक्का, बहुत सारे दोस्त हैरान परेशान कि सुप्रीम कोर्ट में आज केसेस तो ये हैं और बड़ी खबर क्या आएगी। तो फिर जिस तरीके से लेटर, अब चीफ जस्टिस को लेटर लिखा गया है, तो चीफ जस्टिस की जाने से तो लेटर पब्लिक नहीं होता, तो आपको भी पता है। खुद चीफ जस्टिस आपसे शिकवा कुना है कि आपको मेरी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही उस रिपोर्टर को भी पता चल गई होंगी। हाँ, उसको रिपोर्टरों को पता चल नहीं गई बल्कि भेजी गई। और इसी तरीके से ये फैसला भी जो है भेजा गया कि अपलोड तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ये हमारी खबर भी लग जाएगी और ये सारा कुछ हो जाएगा, मीडिया की जीनत भी हम बन जाएंगे। तो इन्होंने ये भेजा और वो फिर आपके सामने है, जिस तरीके से ऑफिशियली अभी तक नहीं आया और मीडिया को रिलीज़ कर दिया। ये पूरी एक स्ट्रेटजी थी, पहले ख़त रिलीज़ किया जाता है ताकि वो एक जवाज़ बनाया जाए, फिर फैसला दे दिया जाता है ताकि अवाम उन्नास तक ये चीज़ें पहुँचें। बिल्कुल। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आपको याद है टेरियन जेड वाला केस था, बिल्कुल वहाँ पे वहीं से ये एपिसोड शुरू हुआ था ना कि वो इजाज़त के बगैर अपलोड कर दिया गया था। और उस वक्त भी कुछ सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो, मतलब शहीन से भाई साहब ने तो ट्वीट की थी, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और फिर उसकी कॉपी भी इलेक्ट्रॉनिकली मुख्तलिफ जगह पे तो वो इस तरह की चीज़ें लेकिन तो चल ही रही हैं। इससे अब एक चीज़ साबित हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के आईटी डिपार्टमेंट पे जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का होल्ड नहीं रहा, वरना जब उनका होल्ड था तो अपने चीफ जस्टिस को नहीं पता था, उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें भी अपलोड करा दी थी, वजाहतें भी जारी जारी कराई। हाँ ठीक है, हो जाएगा, उसमें क्या है? नहीं अपलोड तो हो देखिए, जाना चाहिए। सारी दुनिया को पता लग गया, उन्होंने सारी दुनिया के सामने वो रिव्यू पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी हैं। तो जब वो बाकी भी फैसला आएगा तो इकट्ठी अपलोड हो जाएंगी। वो कहती हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। यही चीज़ है। देखिए, जो मैं समझ रहा था कि अपलोडिंग क्यों नहीं हो रही, उसमें ठीक है भाई, आपकी राय है सर आंखों पे, ठीक है ना, आपने हाँ आपने अपनी राय दे दी। अब ठीक है, आप पहली जुस्त में पहले ही एट वंस फौरी आप अपनी राय आप पे पहुंच गए कि ये एप्लीकेशन या नरसानी दरखास्तें डिसमिस्ड, ठीक है, खारिज। अब बाकी जो 11 मेंबरान हैं उसी 13 बेंच के, उन्होंने तो अभी इब्तदाई समाअत कर नोटिस किया, समाअतें करनी है, वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि 13 का इकट्ठे ही मैटर जारी होता, आपकी 2 की राय इकट्ठे आती और बाकी जो 11 जिस कंक्लूजन पे पहुंचते उनका आता, सब इकट्ठे ही जाता। तो ये चीज़ें भी ऐसी ही हैं जो बाकायदा, लेकिन इनको उजलत थी तो इस करा दी। अच्छा, उनकी जो डिटेल रीजनिंग उन्होंने डिसमिस करने की दी है, उसके अंदर 2-3 चीज़ों को उन्होंने बुनियाद, एक तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड हमें नहीं नज़र आया, और जो डिटेल रीजनिंग में एड्रेस हो चुके हुए हैं। दूसरा जो है, उन्होंने एक बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और 5 जज साहिबान को ना बिठाने के ऊपर बड़ा उसको स्ट्राइक किया है। तो वो क्या कुछ कहा है उन्होंने इसके अंदर? वो भी है, और इसके अलावा भी एक और भी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें डिस्कशन करनी चाहिए। आदिलबाजी वाला नहीं, वो तो खैर वो तो उसी के साथ आ जाएगा जिस पे वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की गई है। लेकिन एक और पहलू ये है कि इस इख्तलाफी नोट में इन्होंने ये बात भी बयान की है कि जो शॉर्ट ऑर्डर को जो है वो अभी इख्तलाफी नोट क्या, कल को पता नहीं है कि नोटिस जारी हुए हैं, अब रिव्यू मेंटेन होता भी है नहीं होता है, तो अभी तक तो अब क्योंकि वो तो कहा था ना जी कि हम बस हमारा ये डाइसेंट है, हाँ, तो हम उसी तक ही रहे ना, क्योंकि अभी तो फैसला नहीं आया। राय अब इसको एक राय के तौर पे कह लेना। हाँ। अच्छा, इनकी राय में एक तो इन्होंने ये बात कही है जी कि जो शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू आया है, डिटेल रीजनिंग के ऊपर कोई रिव्यू नहीं आया, PMLN और PPP। तो इस पे हमने जो कोर्ट में प्रैक्टिस देखी है, शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ जब भी कोई पटिशनर जो है वो रिव्यू करता है तो वो एंड में ये बात लिखी जाती है कि मुझे ये भी परमिशन अदालत दे देगी बाद में कि मैं अगर एडिशनल ग्राउंड जो है वो अगर कोर्ट के सामने रखना चाहूँ। वो कहते हैं ना कि उसके 2 महीने बाद फैसला आ गया था, तो उसके बाद आप 7 महीने के बाद लगा है, तो क्यों नहीं आपने दाखिल किया? वो जब केस फिक्स हो जाता है तो अमूमी तौर के ऊपर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पटिशनर खुद भी ज़्यादा दरख्वास्त कर देता है कि हम कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो कोर्ट परमिशन दे देती है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सवाल हो सकता है आगे चल के ये पटिशनर्स जो रिव्यू में आए हुए हैं ये उठा दें
कि हमने कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी बीच में शामिल करने हैं तो वो परमिशन दे दी जाएगी। इस मामले में शायद थोड़ा जल्दी का मुजाहरा किया गया इस पॉइंट की हद तक। अच्छा, अब आते हैं इस मामले पे कि जी ये बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 4 जजेस जो हैं वो जो पहले बेंच में मौजूद थे, 5 ये 5 जज जो हैं वो क्यों इनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, ये मामला पहली हियरिंग के ऊपर डिस्कस ही नहीं हुआ किसी स्टेज के ऊपर। हाँ, एक जुमला किसी ने इतराज़ किया जी, एक जुमला हामिद खान साहब ने करने की कोशिश ज़रूर की, तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनको कहा था कि जब ये केस आगे चलेगा, आपका अगर कोई एतराज़ हुआ तो आप बयान कीजिएगा, हम उसके ऊपर प्रॉपर आपको सुन लेंगे। तो अब वो बात कि जी ये बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उस पर पूरी 26वीं तरमीम का जो पूरा प्रोसेस है कि सियासी जमातों को जी वो जुडिशल कमीशन में उनको अक्सरियत दे दी गई, जो जुडिशल कमीशन में पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, वही पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे रिव्यू भी हैं। तो भाई ये वो सारे सवालात हैं जो तशरीह तलब मामला है, और तशरीह तलब मामले का ये सारे सवालात रिज़र्व सीट्स के केस में हैं ही नहीं। ये वो सवालात हैं जो असल में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पे जो बेंच बना था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी इसका हिस्सा हैं, तो उसमें ये सवालात डिस्कस होने थे। तो ये वही काम जो रिज़र्व सीट्स के केस में किया गया कि अदालत अपने बियॉन्ड से स्कोप से बाहर निकल के उसने फ़ैसला दे दिया था। तो ये जो राय है 2 जजेस की, इसमें भी यही मालूम हो रहा है आज 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ऑलरेडी निकल कहीं और गई है कोर्ट। सही। तो इसको जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने। जस्टिस आयशा मलिक का और जस्टिस अकील अब्बासी का कहना ये है कि ये जो 5 जज साहिबान हैं, हालांकि अवेलेबल भी थे, उनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी क्या, मकसद क्या है? आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर है नहीं, जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की है। ये उन्होंने लिखा है कि 191 का सहारा लेके और ये कुछ किया गया और सारा कुछ है। ये मामला जो है वो सब जुडिस है। 26वीं तरमीम एक इसी बेंच के सामने है। तो अब उसके हवाले से भी अगर देखा जाए तो इन 2 जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। तो उस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? और ये दलील कि फ़लाँ जज को क्यों नहीं शामिल किया गया, फ़लाँ नहीं था, इससे पहले भी था जब 63A का फ़ैसला आया था जिसमें आइन को रीराइट किया गया था और वोट डाले बगैर, क्या वो था, वोट शुमार ना करने का वो एक, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठ रहे थे, बार बार उनको कहा गया नहीं बैठे। अब वो नहीं बैठे तो फिर वो हो गया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रसूल तो है नहीं है। तो उसमें 3 जज साहिबान तो बैठे हैं ना, उस ऑथर जज, एक खुद भी थी और 2 मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। तो ये कह के और अपने बाकी साथी जजेस के ऊपर अदम एतमाद की बात नहीं हुई है इस सारी सूरत हाल से। लगता है कि वो कशीदगी जो पाक भारत सतह के ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी बरकरार है, बहुत ज़्यादा तलखियाँ हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। साथियों पे तो अदम एतमाद है, लेकिन सबसे बड़ा अदम एतमाद आइन और कानून पे इन्होंने किया है। आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और बेसिकली जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो, अगर उनका अपने चीज़ें देखें कि मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहा हूँ कि मैं इस पर राय दे चुकी हूँ, मैं नहीं बैठती। अब अगर ये 26वीं तरमीम में बैठेगी तो किस मुंह से बैठेंगी? राय दे चुकी हैं और इर्रेलेवेंट केस के अंदर अब इनको नहीं बैठना होगा। बैठती हैं तो फिर वही है कि हठधर्मी होगी और कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जब राय दे दी उन्होंने कोई उसकी जो है वायरीज के ऊपर तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये बात, ये सिंपल सी बात है। जुडिशल कमीशन में PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, हुकूमत ट्रेजरी की अक्सरियत है, उसने बेंच बनाया है, वहाँ पे डिस्कस होनी है ना। और डिस्कस होने से पहले उसने पूरे जुडिशल कमीशन पे ठप्पा लगा दिया कि ये पॉलिटिकल है। ठप्पा क्यों लगाया? फिर उधर लगाती ठप्पा, ये अपनी राय महफूज रखती, 26वीं तरमीम के मामले पे लगाती ना, जहाँ से जिससे जुडिशल कमीशन निकला वहाँ पे लगाती। ये रेलिवेंट के मखसूस नशिस्तों का 26वीं तरमीम से डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है, ठीक है। उस पर क्यों लगाया? बात देखें, असूल है तो फिर असूल है। असूल ये आप ख्वाहिशात पर नहीं देखते।
ऐशा मलिक ने खुद ये कहा कि मैं इस केस में नहीं बैठूंगी, मैं इस केस में नहीं बैठूंगी, मोजेस Justice आयशा जस्टिस। अच्छा, तो बात आगे हम करते हैं। और उसके अलावा बात यह है कि इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्यारा किया है बेसिकली। अगर आप देखें तो 8 जजेस के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, अगरचे ये उनका अपना भी फैसला उसी में था, वही राय थी। उसके बरखिलाफ़ जो इन्होंने किया है, बात यह है कि आप कुछ एथिक्स भी होते हैं ना, चीज़ों को लेके चलें। ठीक है, आपने अपनी राय एट वंस ही दे दी, इट्स ओके। लेकिन जब बाकियों की राय आ जाती तो आपकी राय भी शुमार हो जाती। और यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आपकी राय आ गई, आपका इख्तलाफ आ गया, तो जब हम 11 जजेस अपने राय देंगे तो इकट्ठे हम उसको करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद ये सारा कुछ किया। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने जो है वो एक चीज़ क्रिएट करनी थी। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपने पहले भी, एक सवाल है, अब जो तहरीके इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो लायर इस साइड के होंगे, वो इस फैसले को बेस नहीं बनाएंगे? तो करें आर्गुमेंट, अगर वो बेस कर सकते हैं तो क्या है उसमें, करेंगे, हाँ। ठीक है, करने तो चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनका हक है वो करेंगे। इन्होंने उनको सब कुछ बना के दिया है अपने तौर के ऊपर, क्योंकि यही जज हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई ये कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो जज कम खान साहब के वकील ज़्यादा नज़र आते हैं, या तहरीक इंसाफ के वकील ज़्यादा नज़र चलो आते हैं। इससे जो है वो अब दूसरी और तरफ दूसरा आ जाते हैं, एक मिनट, दूसरा छोटे मुख्तसर बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि इन्होंने जो कहा है ना कि 7 माह हो गए हैं इन्होंने नज़रसानी होने की। पहली बात है कि भाई जो शॉर्ट ऑर्डर को नहीं मान रहे वो आपकी तफसीली वजूहात को क्या करें, उनके लिए तफसीली वजूहात भी ना मानने के काबिल है ना, एक रीज़न। अच्छा, कानूनी तरीक़ाकार होता है ना, आपके पास एक जब उन्होंने बेस को जब एक चीज़ की बेस को ही आपने गलत करार दे दिया है, तो इट मीन उसके पे ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने जितना भी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके एक बुनियाद बुनी है मावरा आइन जाके, वो सारी ही गलत है ना। डिटेल रीजंस वो सारी ही गलत हैं। कोई नहीं मानता, ना इलेक्शन कमीशन मानता है, ना पीपल्स पार्टी, वो तो सब इवन इस बेंच के 2 कान भी वो कहते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है ना, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, मावरा आइन है और आइन शिक नहीं की गई है। मैं आज ये कहना, मुझे कहने में हक बजानिब हूँ कि अगर पाकिस्तान में आइन होता, सही तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता, आइन की हुक्मरानी होती, तो ये जज नहीं रहते मजीद। अच्छा, वो बहुत सख्त बात करते हैं, मतलब जजेस अपनी राय देते हैं, उनको आपका हक है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब इनका आइन से क्या लेना था? अब जो है सिर्फ एक, हाँ, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ना किसी और केस में एक एडिशनल नोट लिखा है और उसमें उन्होंने इस बात का इज़हार वो तो किया आपको पता है रिजर्व की सीट्स का केस था, तो उसमें जो 13 जनवरी का फैसला था जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक था, वो सारे को जो है ना वो बहरहाल अभी तो दुआ करें, इन्होंने ये नहीं कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वजाहतों को भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक हाल ही में एक एडिशनल नोट लिखा है। ये वही है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो कि शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल के हवाले से कि उस शख्स का जो रिहायशी पता है उस इस्टेब्लिश कहाँ से होगा, जो जैसे मंसूर अली शाह, हाँ, वो मतलब 188 के स्कोप के ऊपर, उसकी लिमिटेशन के ऊपर है कि उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एडिशनल नोट में एक बात ये लिखी है कि अगर कोई फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हो तो वो रिव्यू में ठीक हो सकता है। अच्छा, तो आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की पेरोल पर रिहाई होती भी नज़र आ रही है आपको? नहीं, क्या होगा? मेरे ख्याल में तो नहीं है। मरियम बीबी पे मुनज़्ज़र नंबर 1। दूसरी बात ये है, मतलब आप क्या कहेंगे कि मरियम नवाज से इस्तदा कर दी? इस्तदा ही है, देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट वे जो, क्योंकि आज खबर अचानक ये आई कि सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था जी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। तो मैंने सोचा ये अली अमीन गंडापुर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई केस तो है नहीं उनका। फिर खबर आई जी कि कोई बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, कोई पिटीशन फाइल होने वाली है। पता ये लगा कि पैरोल के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने वाली है। अच्छा, तो मेरे जहन में ये बात, फैक्ट तो ज़ाहिर बात ठीक था कि जैसे सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट को तो इमरान खान साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट में 144(3) में चैलेंज भी किया हुआ है। लेकिन वो बहरा फिर मुझे ये भी याद आया कि वो पीटीआई की जो क़यादत है या इमरान खान की बहन है वो उनसे मुलाकात भी चैम्बर में कर चुकी हैं। बहरहाल तो पटिशन जब आई तो मैंने पढ़ी, सीधे होके बैठे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा मैं आपको साथ साथ देख भी रहा हूँ ना। उस पटिशन में ये बात लिखी हुई थी कि हमने इससे पहले रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी होम डिपार्टमेंट पंजाब को
ये दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। हाँ। तो इसलिए जो है हम आपके पास आए हैं, तो जो शराइत आप लगाएंगे हमें कबूल होंगी। हाँ, तो वो कहते हैं कि आप जो भी उसकी है, पेरोल कानून के पर ऊपर अमल जो है करेंगे, जी 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 जो भी जो कंडीशन आप कहेंगे, पाबंदी जो कहेंगे, पाबंदियां हर कहेंगे, कानून की पासदारी सब कुछ करूंगा। होगा। बस हमें जो है ना हल्फिया इकरार करता हूं हमें मैं एक दफ़ा इसमें। बस जेल से जो है वो रिहा कर दें। और नहीं, जो रीजंस ग्राउंड्स दिए हैं ये बड़ी मज़े की ग्राउंड है यार, कि इमरान खान साहब मोदी के ऊपर बहुत तनकीद करते रहे हैं और इस वजह से अब पाक भारत कशीदगी है, और ऐसी सूरत हाल में जो है वो अडयाला जेल के ऊपर कोई स्ट्राइक हो सकती है तो खान साहब को ख़तरा हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि जनाब उनकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, फिर वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, फिर उससे कंट्राडिक्ट करके कहते हैं कि कोविड-19 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था उसके तहत ओवर किया जा सकता है। फिर वो चले जाते हैं बैरून मुमालिक जहाँ पे नेल्सन मंडेला के केस का हवाला देते हैं, एक और भी हैं और फिर एक अर्जेंटाइन का है वो शायद लुलू पता नहीं समथिंग, हाँ, वर्सेस कुछ है, वो एक पॉलिटिशियन थे। फिर आंग सान सुकई जो है उनका है, तो बड़ी पेरोल के लिए उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काटा है जी, दुनिया का चक्कर काटा है। लेकिन मैंने जो फौजदारी कानून समझने वाले कुछ वकला से सुप्रीम कोर्ट में बात की है, तो वो ये कहते हैं जी कि ये पेरोल पे जो रिहाई की जो इख्तियार है ये एग्जीक्यूटिव का है, ये जुडिशल साइड के ऊपर ये इख्तियार यूज़ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अगर ये पिटीशन किसी स्टेज के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप की भी तो ये मामला जाएगा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ ही, कि ये कह रहे हैं जी ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर वहीं पे जी होंगी चीज़ें। तो मुझे अब तक की मेरी इतलात के मुताबिक अगर ये मामला उधर जाता भी है तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो सकता है। आपको रिलीफ का कोई इम्कान नहीं नज़र आता उनके बाद? बज़ाहिर मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल हार्मनी के लिए किस वक्त वो है तो फिर वो लीडर बाय रहेंगे, फिर एक अच्छा एक कोहर्सिव क्या कोहिजन कौम के अंदर यकजहती, और उसका बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। नहीं, अपना अता तारड़ साहब ने भी तो अपने उसमें कहा था ना स्पीच के अंदर कि इस वक्त दुश्मन का सामना है हमें, मेरे लिए इमरान खान भी उतने ही अच्छे हैं जितने मेरी दूसरी सियासी क़यादत है। आज मेरा गिरबान पकड़ छोड़ दो, कल मैं आपका गिरबान पकड़ लूँगा, आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। तो ये वैसे एक मौका था पीटीआई के पास, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत खेला है और पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल में जिस तरफ लेके गई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भारत के साथ कशीदगी के इशू के ऊपर जो है वो सियासत की जाए। अभी अलीमा खान जो हाई कोर्ट के अंदर थी, उन्होंने जो कहा कि जी ये मोदी और नवाज शरीफ की आपस की मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। और मतलब बंदा पूछे कि साकिब निसार साहब ने आपको, जब आपने एमनेस्टी स्कीम अपने भाई की अवेल की थी और उसमें फिर इस साकिब निसार साहब की जजमेंट थी जिसके अंदर पता नहीं कितने करोड़ रुपए, 2 करोड़ 48 लाख रुपए कितना टैक्स था, वो तक तो आपने अभी तक जमा नहीं करवाया। आप बात करते हैं और चीज़ों की, वैसे ये भी तो बात है ना। बिल्कुल। तो ये आपको कैसा लगता है कि अडयाला में गैर महफूज है इमरान खान, बनी गाला में महफूज होंगे मोदी से? ये क्या लॉजिक है सर? मोदी से क्या महफूज होंगे। बेसिकली इमरान खान का फाइनेंसर कौन है? मुझे क्या पता कौन है यार। इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड क्या कहता है? वहाँ पे था, वो उसमें आया था कि अमेरिका के अंदर कुछ भारतीय और इजरायली शहरी जो हैं, तो पाकिस्तान पे जो ड्रोन, अच्छा पाकिस्तान पे अभी जो ड्रोन आ रहे हैं, चलो जिस ड्रोन से इमरान खान को हिट हो, सपोज करे वो ड्रोन किसका बना हुआ होगा? अल्लाह ना करे, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं ड्रोन तो भाई इसराइल के आ रहे हैं ना, इंडिया भेज रहा है, तो भाई इसराइल और इंडिया का फंडिंग तो इमरान खान के पास है, इमरान खान का फिनांसर वो है। आज तो इनको बड़ा धचका लगा। मैंने जो यही कहा है कि भाई नहीं, वो तो हुकूमत का वकील कर देगा, वो कह देगा कि जनाब पाकिस्तान की फोर्सेस बड़े विजिलेंट हैं, वो तैयारे गिरा रही हैं, वो ड्रोन गिरा रही हैं, किसी ड्रोन की या मिसाइल की जरूरत नहीं है कि हमारी सरफेस टच करे। IMF को खत कौन लिखता था कि पाकिस्तान को कर्जे ना दो? ना पीटीआई के कुछ लोग। फिर किसने लिखा बाद में? अब इंडिया ने, मोदी। हाँ, मोदी। तो गठजोड़ तो इनका है। 370 इंडिया ने हड़प किया, 370 खत्म किया, नल एडवाइड किया, कश्मीर का ज़ादाना स्टेटस खत्म किया। तो किस वो धूप में खड़े होते रहे हैं यार। धूप में खड़े होते हैं तो वो तो पैसे जो हड़प कर गए हैं वो उनको जो हलाल कर रहे थे ना, इतने करोड़ कहा ये कहा जाता है ना। नहीं, ऐसे तो इल्जाम नहीं लगाया, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा, बात ये देखें, फर्क फिर देखें। नामंजूर.com और ये वो नहीं तो है। प्रॉक्सी और हकीकी आजादी, प्रॉक्सी और हकीकी लीडरशिप में फर्क आप देख लें। इंडिया 370 हड़प कर, वो 370 को कश्मीर हड़प कर गया। सिर्फ जुम्मे के दिन हम एहतजाज करेंगे, वो भी खामोश एक टांग उठा के, ठीक।
अब देखें वही हकीकी लीडरशिप है। मोदी ने थोड़ी सी चूक वो किया, आज पूरी कौम का रिस्पांस क्या है, इंडिया को लाले पड़े हुए हैं। ये होता है फ़र्क। वो फिनांसर थे, वो प्रॉक्सी थी, ये तो इसका गलत हो गया। दूसरा, वो भाई मिसालें दो तो ठीक दो। नेल्सन मंडेला की आप मिसाल दे रहे हो, अब यूथियाई नेल्सन मंडेला। भाई बात यह है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नेल्सन मंडेला 27 साल मुसलसल जेल में रहा, एक दिन भी उसने पेरोल की भीख नहीं मांगी, उसको दी गई, उसने रिजेक्ट की। वो होता है लीडर। और ये नेल्सन मंडेले बनते हैं और कहते हैं पेरोल पे रिहा करो। ऐसे ही रिहाइयां होती हैं। अच्छा, फिर कोविड वाली कहानी लेके आ गए। कौन सा अब कोविड आ गया? भाई कोई ऐसी बुनियाद जो इन्होंने छोड़ दी हो। अच्छा, फिर वक्त बड़ा, कहते हैं वक्त बड़ा उस्ताद होता है। यही इमरान खान था, न्यूयॉर्क में खड़े होके, अमेरिका में खड़े होके, मैं वापस जाऊंगा। अल्लाह माफ़ करे, इतने इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि कल आप उसमें फंसें। मैं नवाज शरीफ के जो है वो एसी उतार दूंगा, टीवी बंद कर दूंगा, मरियम बीबी के साथ ये कर दूंगा। अच्छा, मरियम बीबी आज उसी को मिन्नत तरले कर रहा है। उसके खिलाफ इसने कितनी वाहियात ज़बान इस्तेमाल नहीं की, जिसको मैं आप क्या फैमिली में बैठ के हम नहीं सुन रहे थे, बच्चों के सामने नहीं सुन सकते। इतने अखलाकियात से गिरवी। यही अली अमीन गंडापुर जो आज कह रहा है पंजाब हुकूमत ये वो, अली अमीन गंडापुर ने मरियम बीबी के खिलाफ कितनी घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। ये है वक्त का धारा, और वक्त बदलता है। आज ये उसी चक्की में पिसे हुए हैं। चलें, बहरहाल तैयब तुम जज्बाती हो जाते हो, मतलब बहरहाल हकीकत यही है कि पेरोल के ऊपर अगर रिहाई होनी है तो वो पंजाब हुकूमत से होनी है। छोटा और सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो पेरोल होता है, मिसाल खान साहब को 10 साल का, कितने साल का जेल है? 14 साल का। 14 साल का। तो पेरोल पे क्या कैदी को मुकम्मल आज़ादी होती है, या पेरोल कोई मखसूस दिनों के लिए या टाइम के लिए वो होता है? अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी अजीज़ अकारिब की जो प्रिजन में है उसकी अगर किसी की डेथ हो जाती है, या जैसे अभी आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी अहलिया की डेथ हुई थी, तो वो कुछ अरसे के लिए जो है वो, तो ये तो होती है 2, 4, 5 दिन के लिए आप जाएं, और फिर उसके महदूद वक्त के लिए होती है। तो बहरहाल ये उसमें बहुत सारी चीज़ें, कई लोग ऐसे हैं, वैसे अगर डाटा आप इकट्ठा करें ना इसमें पेरोल के ऊपर, तो कई ऐसे हैं जो पेरोल पे गए हैं वापस ही नहीं आए। ये भी इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी एनीवे। तो जनाब ताख़ीर से व्लॉग की एक दफ़ा फिर माज़रत। तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर तो नहीं, लेकिन बहरहाल व्हाट्सएप के ऊपर वो फ़ैसला अवेलेबल, जिस फ़ैसले के अंदर यही कुछ कहा गया है। और दूसरी तरफ अडयाला कहते हैं अली अमीन गंडापुर कि वो गैर महफूज है, लेकिन बनी गाला शायद उनके लिए महफूज होगा। शरह दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।